ओम नारायण 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 नारायण। तो दोस्तों अभी रात के ठीक 11:30 बजे हुए हैं और अभी अभी जस्ट 5 मिनट में पहले मैंने राजकुमार राव, कृति सेनन, परेश रावल, रत्ना पाठक शाह, मनोऋषि चड्ढा, अपार शक्ति खुराना, प्राची शाह पांड्या अभिनीत हमारे दो फिल्म कंप्लीट की, देखी और देखकर जस्ट उठकर मैं अभी यहाँ आकर बैठा हूँ। बस सबसे पहले तो शुरुआत में यही बता दूंगा कि अगर आपने अभी तक फिल्म देखी नहीं है या अगर आपका देखने का कुछ प्लानिंग नहीं है तो आप प्लानिंग बना लीजिए। बस इस फिल्म को आप देखिए, पूरे परिवार के साथ सपरिवार बैठकर देखिए। मैं देख रहा हूँ, मतलब जस्ट मैं उठकर आया और गूगल पर मैंने सर्च किया, बस फर्स्ट पेज ये देखिए मेरे सामने ओपन है, फर्स्ट पेज ही। NDTV ने 1.5 स्टार्स दिए हैं, द इंडियन एक्सप्रेस ने 1.5 स्टार्स दिए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने तो इसे क्या रिलेंटलेसली बनाल कहा है। बनाल मैंने पहली बार ये शब्द सुना तो अर्थ मैंने खोजा इसका, तो क्या अर्थ है बनाल का? तुच्छ, साधारण, मामूली, ये अर्थ होता है। तो लगातार निर्दयतापूर्ण, लगातार तुच्छ है, लगातार साधारण है, शायद ऐसा कुछ वो कहना चाहते हैं जो भी जिन्होंने भी रिव्यू किया है। मतलब इस प्रकार के रिव्यूज़ मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े मीडिया हाउस की तरफ से आ रहे हैं फिल्म को। तो ऑब्वियसली जिस भी परिवार में एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक साधारण परिवार जिसके साथ इस देश की ज़्यादातर जनता कनेक्ट हो सके, ऐसे कहीं पर भी कोई फैमिली दिखाई देती है तो पता नहीं क्यों बड़े बड़े मीडिया हाउस ऐसे टूट पड़ते हैं उस फिल्म पर। और जिन फिल्मों में ऐसा कुछ हाई सोसाइटी टॉक्सिक वोक कल्चर होता है ना, जिन फिल्मों के साथ इस देश के 95% लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाते, 95% भी मैंने कम बोला, जिन फिल्मों के साथ 98% लोग इस देश के कनेक्ट नहीं हो सकते, उन फिल्मों को सर पर लेकर नाचते हैं हमारे देश के तथाकथित लिबरल्स। मतलब देखिए ना, मैं हमेशा कहता हूँ भाई, भारत में 7.5 लाख से ज़्यादा गांव है। मेट्रो सिटीज़ कितनी हैं? उंगलियों पर गिनने जितनी। और उन मेट्रो सिटीज़ में भी रहने वाले ज़्यादातर लोग कौन हैं? 90 से 95% गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार। और बाकी तो 7.5 लाख से ज़्यादा गांव है ही भारत में, जहाँ पर ज़्यादातर किसान रहते हैं, एक आम भारतीय परिवार रहते हैं। पर वे कनेक्ट हो सके ऐसी फिल्में बॉलीवुड कितनी बनाता है? मुश्किल से साल भर में इक्का दुक्का फिल्म। और ऐसी इक्का दुक्का फिल्म भी आती है तो पता नहीं उनको रिलेंटलेसली बनाने लग जाती है वो फिल्म, निर्दयतापूर्ण, तुच्छ या लगातार साधारण, या जो भी वो कहना चाहते हैं, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। मैं इस फिल्म को देखना शुरू किया तो बस मन में यही आ रहा था कि भाई ये वाला बॉलीवुड कहाँ चला गया आखिर। मतलब जिसमें ऐसे सामान्य परिवार हो, आम भारतीय परिवार हो, आपके हमारी तरह, जिनके साथ हम जुड़ सके, जिनमें हमें हमारे माता पिता, हमारे आसपास के इर्द गिर्द के लोग जहाँ पर हमें दिखाई दे, जो लोग मतलब जो समझदार हो, जिनमें ह्यूमैनिटी हो, मानवता हो, जो रीति रिवाजों को, परंपराओं को समझते हो, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हो, ऐसी फैमिलीज, ऐसे परिवार तो मतलब देखने को ही नहीं मिलते ना। क्योंकि वही फिल्में तो बस वो टॉक्सिक वो कल्चर वाली, बस पता नहीं पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटने वाली ही 99% फिल्में ज़्यादातर आती रहती है। तो वो देख देख कर परेशान हो जाता है आदमी, और उनमें कोई इक्का दुक्का ऐसी फिल्म आ जाती है तो अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म को देखकर। मुझे बहुत बहुत पसंद आई ये फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म है, स्वीट सी फिल्म है। ख़ास तौर पर फिल्म के परफॉर्मेंसेस सभी के, राजकुमार राव, कृति सेनन, ख़ास तौर पर पूरी फिल्म में परेश रावल और रत्ना पाठक शाह, उन दोनों के जो परफॉर्मेंसेस है ना भाई, मतलब क्या कि हाँ, इतने बढ़िया परफॉर्मेंसेस। और मतलब दोनों में से किसका परफॉर्मेंस मैं बढ़िया कहूँ, परेश रावल, रत्ना पाठक शाह दोनों ने भी ऐसे परफॉर्मेंसेस दिए ना, आप उनकी आंखें देखिए, मतलब वो सच में उन कैरेक्टर्स में उन्होंने जान डाल दी थी। और रत्ना पाठक शाह तो कुछ सीन्स में जहाँ पर वो भावुक हो रही है ना, उन सीन्स में आप देखिए उनको, बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। पर भाई यहाँ रिलेंटलेसली बना लग रही है कुछ लोगों को ये फिल्म। बाकी दोस्तों, फिल्म की कहानी तो ट्रेलर से लगभग आपको पता चली गई होगी। राजकुमार राव, कृति सेनन, इन दोनों की जो पात्र है, उन दोनों को ही फैमिली, परिवार के प्रति एक आत्मीयता है, परिवार उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो तो बचपन से ही ध्रुव शिखर उसने अपना नाम रखा है, बचपन अनाथ है वो बचपन से। परेश रावल जी का जो पात्र है, उनका ढाबा था, पुरुषोत्तम मिश्रा उनके पात्र का नाम है। तो उस ढाबे पर बचपन में वो काम करता था, पर बाद में अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से वो जीवन में यशस्वी होता है, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करता है। पर फिर भी अपने परिवार के प्रति उसके मन में अभी भी एक इतना
लगाव है कि भाई मेरा एक परिवार, अपनी एक फैमिली चाहिए। और जब उसे पता चलता है, वो कृति सेनन के कैरेक्टर से मिलता है और उसे पता चलता है कि उसका जो कैरेक्टर है कृति सेनन का, अन्या का, उसे भी परिवार बहुत पसंद है। और इस कारण से फिर वो उसे ये बताना नहीं चाहता कि मैं अनाथ हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि उसे परिवार पसंद है और परिवार का महत्व वो पहले से समझता है। इस कारण से वो झूठ बोल देता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स है, फिर वो झूठे पेरेंट्स बनाना। ऐसी, हालांकि ऐसी फिल्में हम कई सारी देख चुके हैं। हाल ही के समय में वो विक्रांत मैसी और कीर्ति खरबंदा की फिल्म आई थी, देखिए बहुत ही वाहियात सी फिल्म थी, क्या नाम, 14 फेरे फिल्म। बड़ी ही वाहियात और विचित्र फिल्म थी, मतलब मुझे तो देखने के बाद अजीब सा ही फील हो रहा था अंदर से। उसमें भी यही लगभग कंसेप्ट था, फेक पेरेंट्स वगैरह। पर वो छोड़िए, वो मेरा रिव्यू देख लीजिए 14 फेरे का। पर यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है या जो वो करते हैं, या जो फेक पेरेंट्स राजकुमार राव का कैरेक्टर बनाता है, उसके पीछे जो एक कारण दिया है वो लॉजिकल लगता है, ठीक लगता है। उन कैरेक्टर्स को हम समझ पाते हैं, हम बिलीव कर पाते हैं उन पर, हम उनके साथ जुड़ पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं, हम उनके इमोशंस को समझ पाते हैं। तो भले ही इस प्रकार का कंसेप्ट आपने इसके पहले देखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिल्म आपको पूरी तरीके से एक नया एक्सपीरियंस देगी। फिल्म मुझे हर प्रकार से फ्रेश लगी। मैंने ट्रेलर देखा था, पर फिर भी कहीं पर भी मुझे कोई कहानी प्रिडिक्टेबल लगी हो, या मैं बोर हुआ, या आगे देखने की इच्छा नहीं हुई, ऐसा कहीं पर भी फिल्म में मुझे एक जगह पर भी नहीं लगा। और ऊपर से परफॉर्मेंसेस तो सभी के बढ़िया थे ही। फिल्म फनी थी, फिल्म ने मुझे हंसाया भी, थोड़ी देर के लिए सोचने के लिए भी मजबूर किया, साथ में फिल्म ने मुझे इमोशनल भी किया, और एक जगह पर मेरे आंखों में आंसू भी आए थे। मतलब सारे इमोशंस फिल्म में थे। और फिल्म के अंत में थोड़ा सा समाज के नाम से भी बोला गया है कि भाई ये समाज कौन होता है, समाज। और मैं आपको कई बार बोला हूँ, देखिए जो ये ज़्यादातर टॉक्सिक ऐसी वोक फिल्में वगैरह होती है, उनमें भी समाज के नाम से छाती कूटी जाती है, पर वहाँ पर अलग कारण के लिए समाज के नाम से छाती कूटी जाती है। यहाँ पर भी समाज को दोष दिया है कि भाई समाज कौन होता है हमें बोलने वाला, या हम समाज की बात क्यों सुने, ये यहाँ पर भी कहा गया है। पर यहाँ पर जिस बात के लिए कहा गया है वो हम समझते हैं, हाँ भाई कुछ लॉजिकल वे में, कोई सही बात के लिए वो ये कह रहे हैं। और जो टॉक्सिक वो फिल्में जो मैंने कहा, वहाँ पर जब समाज के नाम से छाती कूटी जाती है ना, तो वो इसलिए कूटी जाती है कि भाई हमें तो एक सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल जीनी है, सेक्सुअल लिबरेशन वाली लाइफस्टाइल जीनी है, हमें तो मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए, ये फैमिली वैल्यूज़ क्या होते हैं, ये संस्कार क्या होते हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, हमें कौन होते हो तुम समझाने वाले, सिखाने वाले, हाँ हम तो मन में आए वैसा जिएंगे, मन में आए वैसा खाएंगे, जो मन में आए वो करेंगे। ऐसी अपने आप को बर्बाद करने के लिए फिर वो समाज के नाम से छाती कूटते हैं जब उन्हें कोई अच्छी बात बताता है तो। पर यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ एक लॉजिकल वे में, सही मायने में कहा गया, एक अच्छी चीज़ के लिए इस बात को कहा गया कि भाई हमें समाज की हर बात कोई सुनने की आवश्यकता नहीं होती। और वो बचपन में आपने भी वो कहानी सुनी होगी, मैंने भी सत्संग में कहानी सुनी है बचपन में, कि एक पिता और उनका एक बेटा साथ में जा रहे होते हैं, उनके साथ एक घोड़ा भी होता है, सामान उन्होंने घोड़े पर रखा था और दोनों पैदल चल रहे थे घोड़े को लेकर। तो लोग कहने लगे कि देखो देखो कैसे बेवकूफ़ पिता पुत्र है, घोड़े के ऊपर सामान रख दिया और खुद पैदल चल रहे हैं, हाँ किसी एक को बैठ जाना चाहिए था ऊपर। फिर पिता ने क्या किया, बच्चे को बिठा दिया ऊपर, फिर आगे चलने लगे। लोग कहने लगे देखो देखो बूढ़ा बाप नीचे चल रहा है, बेटा ऊपर बैठ गया, कोई शर्म नाम की चीज़ है इस बच्चे को, अभी जवान है, पैदल चलना चाहिए। तो बेटा नीचे उतर गया, पिता बैठ गया। तो आगे चलकर लोग कहने लगे यार देखो देखो इतना हट्टा कट्टा बड़ा आदमी, हाँ बेटा नीचे पैदल चल रहा है और वो घोड़े के ऊपर कैसे अत्याचार कर रहे हैं, देखो खुद भी बैठ गया, सामान भी घोड़े पर रख दिया। आगे कहानी काफ़ी लंबी है। फिर वो सामान नीचे उतारते हैं, सामान सर पर ले लेते हैं, फिर बेटे को बिठा देता है, तब भी लोग बोलते हैं। मतलब जो भी कहानी का तात्पर्य है कि समाज तो बोलते ही जाएगा, हमें जो योग्य लगता है वो हमें करना चाहिए। पर यहाँ पर ये बात भी महत्वपूर्ण होती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर कोई हमें अच्छी बात बताता है, समाज का कोई बुजुर्ग हमें अच्छी बात बताता है, तो वो बात भी हमें सुननी चाहिए। बुजुर्ग ही नहीं, कोई छोटा व्यक्ति भी, कोई छोटा बच्चा भी अगर हमारे हित में कोई बात कहता है ना, तो हमें वो सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई गलत मार्ग पर चल रहे हैं, या हमारी वासनाओं को पूरी करने की हम बात कर रहे हैं, या हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन रहे हैं, और तब हम कहें कि नहीं नहीं तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, हो समाज कौन होता है मुझे जज करने वाला। ऐसा नहीं होता है। तो एक हमें आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। और अगर हम कहीं गलत हो या कुछ गलत कर रहे हो, तो तब हमें दूसरों की भी बात सुनने की आवश्यकता होती है। तब वो समाज का जज करना भी हमारे हित में होता है। कुल मिलाकर ओवरऑल जो हमारे दो मुझे फिल्म पसंद आई। कहानी में इमोशंस थे, भावनाएं थी, फिल्म एंटरटेनिंग थी, मज़ेदार थी, फ़नी थी और एंगेजिंग थी। मुझे कहीं पर भी फिल्म ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया।
मैं हमारे दो इस फिल्म को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यूएस सर्टिफिकेट मैंने देखा शुरुआत में यूएस सर्टिफिकेट इसे मिला हुआ है और फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं, एक किसिंग सीन है। बाकी तो कोई वायलेंस वगैरह उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है, तो पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।